નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। अंग्रेजी प्रत्याक्रमण। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ पर नाना साहेब का अधिकार बहुत समय तक नहीं रह सका। नाना साहेब विजय की खुशी में फूल गए, वह भूल गए थे कि अंग्रेजों की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। वे शीघ्र ही प्रत्याक्रमण करेंगे। अंग्रेजों ने बड़ी सेनाएं लेकर गावा बोला। उनके सामने नाना साहेब की सेना टिक नहीं पाई। मेजर रेनाड और हेवलाक 1400 गोरे सैनिक, 600 देसी सैनिक और 8 तोपें लेकर कानपुर की ओर बढ़े। पहली मुठभेड़ फतेहपुर में हुई, उसमें क्रांतिकारियों की हार और अंग्रेजों की जीत हुई। क्रांतिकारियों की 11 तोपें भी उनके हाथ लगी। इससे कानपुर और बिठूर में भारी भय फैल गया। तब बाला साहब की अधीनता में एक सेना अंग्रेजी सेना को रोकने के लिए भेजी गई। 15 जुलाई को पांडु नदी के तट पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें भाग्य ने फिर अंग्रेजों का साथ दिया। बाला साहब को हार कर पीछे हटना पड़ा। इस समाचार को सुनकर नाना साहेब स्वयं 5000 सैनिकों के साथ अहिरवा नामक गांव के पास अंग्रेजों का सामना करने पहुंचे। तात्या टोपे, टिकासी और ज्वालासी उनके साथ थे। यह भाग्य निर्णायक युद्ध था। इसमें भी नाना साहेब की सेना हार गई। अब कानपुर और बिठूर को बचाने का कोई उपाय नहीं था। बिठूर को छोड़कर नाना साहेब अपने समूचे परिवार समेत एक नाव में बैठकर गंगा नदी में अवध की ओर चल पड़े। विजयी अंग्रेजी सेना ने कानपुर और बिठूर में हारी हुई जनता पर अमानवीय अत्याचार किए। नाना साहब का महल लूट लिया गया। भाग्य का खिलवाड़। भाग्य नाना साहेब के साथ विचित्र खिलवाड़ कर रहा था। एक और वह हार कर अपना पैतृक महल छोड़कर बेघर होकर भाग रहे थे। दूसरी ओर उसी समय सागर छावनी में 42वीं सेना ने विद्रोह कर दिया और कानपुर की ओर बढ़ी। उसकी ओर से नाना साहब को संदेश भेज दिया गया कि वह उसका नेतृत्व संभाल ले। नाना साहब ने अपनी जगह तात्या टोपे को भेज दिया। तात्या टोपे ने यह कार्य सहर्ष स्वीकार किया। उसके धैर्य, साहस और दृढ़ता की कहीं कोई मुकाबला नहीं था। अकबरपुर पहुंचकर तात्या ने इस सेना की कमान संभाल ली। बिना विलंब किए वह 4000 सैनिकों को लेकर बिठूर पहुंचा और देखते देखते उस पर अधिकार कर लिया। यह खबर मिलते ही अंग्रेजी सेनाध्यक्ष हेवलाक लखनऊ जाने का विचार छोड़कर बिठूर पहुंचा। तात्या ने कानपुर तक आकर हेवलाक से मुठभेड़ की। भयंकर युद्ध के बाद विजय अंग्रेजों को हुई। कानपुर और बिठूर पर फिर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नाना साहेब और तात्या टोपे कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ गए। ग्वालियर पर अधिकार। ग्वालियर में उस समय जाजीराव सिंधिया शासक था। उसकी आयु कम होने के कारण शासन का कार्य दीवान दिनकर राव करता था। ग्वालियर में एक सेना सिंधिया की थी, जिसमें 1000 सैनिक थी। दूसरी सेना अंग्रेजों की सहायक सेना थी, जिसमें 4 तोपखानों सहित 4500 सैनिक थे। 4 जून 1857 को ग्वालियर की सहायक सेना ने विद्रोह कर दिया। कई अंग्रेज मारे गए, बाकी रेजिडेंसी में जा छिपे। तात्या टोपे को खबर मिली तो वह ग्वालियर पहुंचे। वहां से वह 4 पलटनों को साथ लेकर कालपी लौट आए। इस शक्तिशाली सेना के बल पर तात्या टोपे ने फिर कानपुर पर अधिकार करने की ठानी। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध क्रांति नायक कुंवर सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। उस समय कानपुर में अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष विंडम था। उसके पास केवल 500 गोरे सैनिक और कुछ सिख सैनिक थे। कैंपबेल एक बड़ी सेना लेकर 9 नवंबर 1857 को लखनऊ के लिए चला और 10 नवंबर को तात्या की सेना कानपुर की ओर चल पड़ी। कानपुर से 7 मील दूर पांडु नदी के तट पर उसने डेरा डाला। उसी समय 2500 गोरे सैनिक की एक सेना विंडहम की सहायता के लिए आ गई। कैंपबेल विंडहम को समझा गया था कि वह कैंपबेल की बनाई रक्षा पंक्ति के बाहर जाकर लड़ाई न करे, परंतु नई सेना आ जाने से विंडहम का साहस बढ़ गया और उसने आगे बढ़कर तात्या की सेना पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना तात्या के बनाए व्यू में इस प्रकार फंस गई कि उस पर दाएं बाएं दोनों ओर से गोलियां बरसने लगी। विंडहम ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया तो वह बदहास होकर भाग खड़ी हुई। कानपुर पर फिर अधिकार।
इस प्रकार कानपुर पर एक बार फिर नाना साहब का अधिकार हो गया। 5 लाख रुपए की युद्ध सामग्री तात्या के हाथ लगी। विंडम की पराजय का समाचार पाते ही कैंपबेल तुरंत कानपुर वापस लौटा। 26 नवंबर को वह कानपुर पहुंचा गया। यहाँ युद्ध में फिर अंग्रेजों की जीत हुई। विजय की आशा में नाना साहब बिठूर पहुंच गए थे। पराजय की खबर पाकर तुरंत वापस लौट पड़े। झांसी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक युद्ध करती हुई अंग्रेजों के घेरे में से बच निकलने में सफलता हुई थी। अब नाना साहब और तात्या के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार करने की ठानी। उन्होंने किले पर गावा बोल दिया। सेना और जनता तो क्रांतिकारियों के पक्ष में ही थी, इसलिए जयाजीराव सिंधिया को भागकर आगरा चले जाना पड़ा। दूसरी बार राज्याभिषेक। नाना साहब को लगता है राज्याभिषेक का बहुत चाह था। एक बार पहले बिठूर में हो चुका था, अब 3 जून 1858 को ग्वालियर के फुलबाग में फिर हुआ। एक बार बिठूर का राज्य छीन चुका था, इसके भी छीनने की पूरी संभावना थी। इसका कोई बचाव न करके वे लोग खेल तमाशों में लगे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने खिन्न होकर राव साहब से कहा था, विजय के नशे में इस प्रकार डूबना आपके लिए उचित नहीं। सिंधिया के कोष और सेना पर आपका अधिकार हो गया। यदि इसका सदुपयोग न किया गया तो आपकी सब आशाओं पर पानी फिर जाएगा। यदि आप संभले नहीं तो हम सबका सर्वनाश होकर रहेगा। अंग्रेज सरकार ने ग्वालियर विजय का काम यूरोज को सौंपा। 15 जून को उसने 2 अलग अलग सैनिक टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में ग्वालियर पहुंचने का आदेश दिया और स्वयं कालपी की दिशा से ग्वालियर के लिए रवाना हुए। पराजय। 14 जून 1858 को ब्रिगेडियर स्मिथ आंतरिक बड़ी सेना के साथ आ पहुंचा। 17 जून को युद्ध शुरू हुआ। दिन भर की लड़ाई के बाद भी कुछ निर्णय नहीं हो सका। यह तो स्पष्ट था कि अंग्रेजों का परिणय बहुत भारी है। 19 जून को किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। नाना साहब, राव साहब और तात्या टोपे फरार हो गए। इस संग्राम की विफलता के प्रमुख कारण थे क्रांतिकारी सेना की कमान किसी एक नेता या समिति के हाथ में नहीं थी। हर सेना नायक अपनी स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा कारण था अंग्रेजों के सशस्त्र अच्छे और आधुनिक थे और यथेष्ट मात्रा में थे। तीसरा कारण था अंग्रेजी सेनाओं का अनुशासन विपक्षी सेनाओं से बहुत अच्छा था। सिख, गुरखा और दक्षिण भारत की सेनाएं अंग्रेजों की सहायता के लिए आ गई थी। रहस्यमय अंत। इन कारणों से क्रांतिकारी सैनिकों की वीरता, सूझबूझ, रणकौशल किसी काम नहीं आए। एक एक करके सब शहर और किले उनके हाथों से निकलते गए। नाना साहब का संकल्प था कि वह जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ेंगे। कुछ लेखकों ने लिखा है कि नाना साहब लड़ते हुए नेपाल के जंगलों में निकल गए। उन्होंने नेपाल के राणा जंग बहादुर से शरण मांगी, जो उसने नहीं दी। एक लेखक का कहना है कि उसके बाद नाना साहेब का क्या हुआ पता नहीं। मौरवी में समाधि। गुजरात में एक छोटा सा राज्य था मौरवी। मौरवी शहर में नाना साहब की समाधि बन हुई है। सन 2001 के भूकंप में यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इतिहास लेखकों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? सन 1857 में स्वामी दयानंद की आयु 33 वर्ष के आसपास थी। इससे पहले वह देश में दूर दूर तक भ्रमण कर चुके थे। यह असंभव है कि इस स्वतंत्रता संग्राम से वह अछूते रह गए हो। सत्यार्थ प्रकाश में जगह जगह स्वराज्य के लिए जैसी तड़प दिखाई पड़ती है, उससे अनुमान होता है कि उस संग्राम में उन्होंने अवश्य भाग लिया होगा। बहुत संभव है कि नाम वेश बदलकर नाना साहब स्वामी दयानंद की प्रेरणा और सहायता से मौरवी नगर में निवास करते रहे हो। अन्यथा मौरवी नगर में नाना साहब की समाधि बनी होने का कारण क्या हो सकता है? तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।